Hello, this time I have come with another lecture. Electric field due to a dipole at a point on the perpendicular bisector of the dipole length. Before this, we had done electric field due to a dipole at axial point. Okay, and this is perpendicular. A point which is located on the perpendicular bisector of the electric dipole. Okay, and it is also called a point on the equatorial plane. So this is lecture number 16. So welcome to my channel, Right Concept Learning. And today we will, in this lecture, we will discuss electric field due to a dipole. At which point? At a point on the perpendicular bisector of dipole. Okay. देखो इसको इसका ड्राइंग जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। माइनस क्यू मैंने ले लिया, एक चार्ज ये रहा, और यहाँ पे मैंने और एक ले लिया प्लस क्यू। आई हैव टेकन टू चार्जेस, देयर सेपरेशन इज दिस, मिड पॉइंट इज दिस ओ। तो मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीधा खींच देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन है। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक एनी वन पॉइंट, आइदर हियर और हियर, कहीं भी ले सकते हैं। किसी एक तरफ दिखा देते हैं और बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। थोड़ा ऊपर लेने से क्या होगा कि डायग्राम बनाने के लिए आसानी होगी। ओके, इट विल बी वेरी इजी टू ड्रॉ। Okay children, okay, so this is what, this is whole part is 2a. We can write 2a, we can write 2l. Okay, now this is then a, this is also a, this is o point. Okay, o point, and from the center, the point of field point, I mean field point is how far? At distance of r. You can take x also. At this point, we have to find electric field due to the dipole system. इस dipole system के वजह से इस point पे हमको electric field निकालना है। तो दोनों चार्ज की वजह से क्या electric field होगी? फिर अगर दो डायरेक्शन में electric field आ गया तो उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। That's it. ठीक है? We have to find electric field at point P due to plus Q, and at point P due to minus Q, and then we find the resultant. So we will get answer. Let us join this. Okay, and let us join this one. We know one concept that if there is if there is a line segment, okay, अगर यहाँ पर line segment है AB, उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे और यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे, मान लो C, तो ज्वाइन AC एंड BC। पॉइंट C इज कॉल्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। पॉइंट C इज कॉल्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, so they will be equal. How much it will be? Root under r square plus a square. Pythagoras theorem. This is right angle. Suppose this angle is theta. अच्छा, अब इसको मिटा देता हूँ। Angle between the dipole and the position vector of this point means distance of the point from any charge. Distance of the point from any charge is denoted by r vector. ये r vector है, इसका r vector is equal to, ये भी r vector है, ठीक है।
यहाँ लिख देता हूँ आर वेक्टर, ये भी आर वेक्टर है, तो इसका भी उतना ही हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैन यू सी इट? ओके, दिस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। डिस्टेंस पता चल गया ये दोनों का, हमें हमें यही तो चाहिए, ये दोनों डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, इसकी वजह से पी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। सो ये हो गया, इसको हम 2 मान लेते हैं चार्ज, इसको 1 मान लेते हैं और इसको ए बी मान लेते हैं, लिखने में आसानी होगी, ए बी, ठीक है, ए बी, और ये 2 चार्ज 2 चार्ज 1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 2 charge plus q is denoted by E2 in this direction। ये डायरेक्शन हो गया। अच्छा, अब इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दिस वे इधर आएगा, ये रहा, यहाँ पे एक ऐसे कर दिए, है ना, ये हो गया हमारा E1, E2 E1। अब इसका रिजल्टेंट जो है यहां से निकलेगा, इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर। अब हमको पता करना है कि ये एंगल कितना है, पहले वो ज्योमेट्री वाला काम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों निकल ही जाएगा, कोई बात नहीं है, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। फर्स्ट विल डू द ज्योमेट्री। इफ दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल थीटा, ओके, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, देन दिस एंगल इज हाउ मच, 180 minus 2 theta, okay, then this angle also will be 2 theta। and one more aspect is there to understand, और एक aspect है, ये थोड़ा क्या हो गया, ये सीधा जाएगा ऐसे, अरे भाई, चलो मान लेते हैं सीधा ही है ना, मान लेते हैं E2, तो ये थीटा थीटा, तो ये क्या एंगल है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, राइट। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटर अपोजिट एंगल। तो ये हो गया हमारा थीटा, 2 थीटा, सॉरी, ये 2 थीटा हो गया। तो अब देखना पड़ेगा कि अगर E2 और E1 इक्वल है, इफ E2 एंड E1 आर इक्वल, देन द रिजल्टेंट विल पास थ्रू द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अब E1 E2 इक्वल आने वाला है कि नहीं, ये देख लो, पहले E1 देख लेते हैं। E1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, एंड E2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। सेम डिस्टेंस, चार्ज भी सेम है, तो दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है। अगर दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है तो इसका बाइसेक्ट, इसका जो रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलोंग में लाई करेगा। दिस थिंग आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, that if two vectors are of equal magnitude, okay, then their resultant will pass through the angle bisector। ये एंगल है, 2 वेक्टर है, बीच से निकलेगा ऐसे, तो एंगल को बाइसेक्ट करते हुए निकलेगा। चलो निकाल देते हैं ऐसे करके, यहाँ आएगा, तो ये वाला थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस वेक्टर का एक कंपोनेंट आएगा cos थीटा में, और इस वेक्टर का भी एक कंपोनेंट आएगा cos थीटा में। उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा E नेट आ जाएगा। दिस वन विल बी व्हाट, वन विल बी E, इसका करते हैं ना, E1 cos थीटा, छोटा करके लिखा, और इसका यहाँ लिखते हैं E2 cos थीटा। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इन दोनों को ऐड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, सिंपल करने से सिंपल होता है। देखो अब दोबारा मैं बोल रहा हूँ, माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस 2a, मिड पॉइंट O, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट P हियर, देन दिस एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर इज R। मैंने पहले बोला था कि R क्या होता है, the R is the distance of the field point from the midpoint of the dipole। ये याद रखना होता है। The R is the
distance of that field point from the midpoint of the dipole. मिड पॉइंट से वो पॉइंट कितना दूर है, अगर एक्सिस में है तो कितना दूर है, अगर इक्वेटोरियल प्लेन में है यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है तो सेंटर से कितना दूर है वो, दैट इज r. If it is r, this is a, obviously this is root over r square plus a square, and this is also same. This is theta, then this is also theta because it is going to be isosceles triangle. Then electric field due to plus q is this way, that is E2. Electric field due to minus q is this way towards the charge. This is E1, and E1 and E2 are going to be equal in magnitude. So the resultant will pass through the angle bisector. ये है इसकी पूरी कहानी. अब हमको उस कहानी को लिखना है in written. So let P be a point on the perpendicular bisector of, क्या नाम दे दूं, AB of dipole AB दे दिया. at कौन सी डिस्टेंस में, at distance of r from O से r की दूरी पर ये है. अच्छा, और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q E2, ये E2 है ना, E2 पहले प्लस Q कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई भी कर सकते हैं. E2 वेक्टर साइन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KQ बाय आर स्क्वायर. तो KQ बाय आर कितना है, ये है डिस्टेंस, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट हट गया. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू कौन सा, माइनस Q, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 है ना. यहाँ लिखते E1 इक्वल्स टू KQ बाई वही आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सेम डिस्टेंस. इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर? दिस हैज टू बी क्लियर. E2 KQ बाय आर स्क्वायर, दिस वन, एंड E1 also same, KQ by this one. अब यहां चलते हैं. इसका डायरेक्शन लिख लेते हैं ना. डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होगा, along BP, और इसका क्या हो जाएगा, इसका along हो जाएगा PA का डायरेक्शन में होगा ये, है ना. अच्छा, अब ये थीटा का बात करते हैं. थीटा है ना. लेट एंगल बिटवीन, क्या था, एंगल बिटवीन AP एंड ये AB, मतलब इसको हम ये भी कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड डिस्टेंस बिटवीन AP एंड AB बी थीटा. Therefore एंगल, अब डायरेक्ट कर लेते हैं, ये E2PA या तो APE2, ये एंगल APE2 इक्वल्स टू 2 थीटा. सीधा आगे. अच्छा, तो हियर E1 इज इक्वल टू E2 इक्वल्स टू KQ बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये बात सही है ना? हाँ, सही है ना. यहीं से तो लिखा है, सही क्यों नहीं होगा, सेम है, सेम दिख रहा
है ना। अच्छा, तो ये दोनों का वैल्यू हमने ई ले लिया। हाँ, तो ये ई यहाँ साइड में करते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, ई और ये भी ई, दोनों ई है, तो इसका एंगल 2 थीटा है, और ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, इट विल बी ई नेट थीटा थीटा। बताओ इसका 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 ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई cos थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई cos थीटा। वेरी सिंपल, देन वी हैव टू ऐड। हाँ, इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो गया ई cos थीटा, और ये भी हो गया ई cos थीटा, ये हो जाएगा ई sin थीटा, ये हो जाएगा ई sin थीटा, है ना। दिस इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, दे विल कैंसल आउट ईच अदर, कैंसल कर लिया। तो यहाँ करेंगे कि the perpendicular components of E, that is E sin theta, component of E sin theta, the perpendicular components of E cancel out each other, दिखा दिया इधर। अच्छा, the horizontal component x लिख देते, the horizontal components add up to give E net। बस हो गया, इतना तो लिखना पड़ेगा, जैसे एक बोर्ड में लिखना चाहिए ऐसा मैंने ऐसा करके लिखा है। हाँ, बोर्ड में भी ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो अब ई नेट कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, सब हमने लिखा। दिस horizontal component of E, okay, component of E will add up and we will get E net। okay, तो हम E net क्या करेंगे, E net है ना, इसका एक डायरेक्शन दे देते हैं। यहाँ पे मान लो ये कोई दे दो ए बी बी, इसको दे दो एम। चलो, ई नेट इक्वल्स टू ई cos थीटा, है ना, ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा, कौन से डायरेक्शन में, along PM, ये हो गया PM के डायरेक्शन में, दिखा दिया डायग्राम में, है ना। दैट मीन्स इट इज ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का ऑपोजिट होता है। हाँ, यहाँ लिख देते हैं ऑपोजिट टू P वेक्टर, यानी कि लास्ट में एक माइनस का साइन आ जाएगा। Now this is 2e cos theta, e का वैल्यू पुट कर दो, क्या है, k क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इज इट करेक्ट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, एंड cos थीटा वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, कहीं से भी निकालो। cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई hypotenuse a upon this, a upon रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कितना हो गया, इसको मैं बाउंड्री लगा देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब एक बार हिसाब कर लेते हैं, 2a उधर रख देते हैं, k क्यू इंटू 2a हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा, पावर हाफ और ये पावर 1, 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2, ये हो गया ई नेट का, और उसका डायरेक्शन
along PM, along PM, यही है हमारा डेरिवेशन। लेकिन इसमें एक कन्वेंशन करना पड़ेगा, एक एजम्पशन करना पड़ेगा। वन एजम्पशन इज देयर, एजम्पशन इज दैट फॉर अ शॉर्ट डाइपोल दिस A is very much smaller than R। अगर डाइपोल बहुत ही छोटा होता है, इसको मैंने पहले एक्सियल वाले में भी बोला था, अगर डाइपोल बहुत ही छोटा होता है तो A is very much smaller than R, तो ये A ड्रॉप हो जाएगा, इट विल बी ड्रॉप्ड। ओके, मैं इधर का मिटा देता हूँ, है ना, इफ देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अब इसको थोड़ा 1-2 स्टेप आगे ले जाना है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। ई नेट का मैग्नीट्यूड कर देते हैं, नहीं मैग्नीट्यूड कर देते, छोड़ो, तो मैग्नीट्यूड कर देते, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। अब क्या आ गया, Q इंटू 2A, P डाइपोल मोमेंट, तो KP बाई, इसका क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिखना पड़ेगा कि फॉर अ स्मॉल डाइपोल A is much smaller than R, so A square tends to 0। सीधा कर दिया, A बहुत ही छोटा है, हाँ, तो A स्क्वायर 0 की जैसे मान लो A का वैल्यू है 0.01। अब 0.01 को आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, और छोटा आएगा, टेंड्स टू 0, ऑलमोस्ट इट इज ड्रॉप्ड, सो A is dropped, therefore क्या हो जाएगा, A square is dropped। This is assumption, remember in the previous derivation also we have done this assumption, dropped, therefore E net, अब बताओ E net कितना आ गया, K P, ये P हो गया, by R square to the power 3/2, 2 cancelled, 3 R cube। This is the expression of net electric field due to a dipole at a point on the perpendicular bisector of the dipole length or at a point on the equatorial plane। ऐसे करके आने से भी यही करना है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल के आने से भी यही करना है, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। अच्छा, के पी, अब जरूरत पड़े तो के का वैल्यू पुट कर देना 1/4πε0। बुक में क्या किया है, बुक में किया है ई नेट, ई किया है सीधा ई किया हुआ, ई इज इक्वल टू 1/p बाई, है ना, p बाई ये p हो जाएगा और ये 1/4πε0 और यहाँ पे r क्यूब। तो यहाँ पे क्या चीज आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है E proportional to 1/r cube। I have told you E proportional to 1/r cube, so it will fall very sharp। Electric field due to a dipole at equatorial point also will fall off as 1/r cube, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म करते हैं, कहाँ करें, इधर कर देते, इन्हें इसमें हटा देते, तो कोई काम नहीं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, अब देखो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अलोंग द बाइसेक्टर, इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, इधर ट्वी इधर आ रहा है ना, और ये ऐसे जा रहा है, ये डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, ऑपोजिट हो गया, है ना। ऑपोजिट मतलब इन विच डायरेक्शन, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ पी का नेगेटिव डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म, ई नेट
वेक्टर, है ना, इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये p आ जाएगा, माइनस p वेक्टर। जैसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर का साइन देना पड़ेगा, माइनस p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इफ इट इज ऑपरेटेड इन एयर। ये भी हम बता देते हैं, एयर, if this is found out in air then 4 pi epsilon naught r cube। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। This is magnitude, that is vector form. When we do the numericals, we will use the magnitude, and if it is asked what is the vector form of that electric field, you have to write minus, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, is equals to माइनस, यहाँ माइनस लगा दिया, ठीक है, minus p vector by 4 pi epsilon r cube. So this is the derivation of electric field due to dipole at a point on the perpendicular bisector. Okay children? Okay. अब क्या करें, और एक कर लेते हैं। एक एक्सियल पॉइंट पे हो गया, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, E इज इक्वल टू 2p, सिर्फ p आया नहीं यहाँ पे, वहाँ पे 2p आ जाएगा, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। और इक्वेटोरियल पॉइंट में p अपॉन ये वाला p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्सियल पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल क्या आया था, 2kp आ गया था। हाँ, उसको देख लेना पिछला वाला, इसमें 2kp बाय r क्यूब आ गया था, यानी कि 2p बाई दिस आ गया था, और इसमें p बाई दिस आ गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the perpendicular bisector is half of the electric field at the axial। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, E axial equals to 2 times of E equatorial perpendicular line। तो कैसे लिखते हैं, E electric field at a point on the perpendicular bisector of the dipole, that is it is written as perpendicular symbol, E perpendicular or E axial। तो E axial is equal to 2 into E perpendicular। ये है ये दोनों के बीच का रिलेशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन these two kinds of fields। So these two derivations are very important for board examination, but we should not take a risk। We can find electric field due to dipole at any given point। अब any given point में हम कर सकते हैं, ठीक है, लिख लेना इसको। ओके, अब मिटा देता हूँ। So electric field due to a dipole at any point in the vicinity of the dipole, at any point, electric field due to a dipole at any general point, इसको इस तरह से करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है -2, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है +q। ये रहा हमारा डाइपोल। विथ रिस्पेक्ट टू द डाइपोल फ्रॉम द सेंटर से किसी, it is not necessary that we have to take the point on the axis। Okay, not necessary, and not necessary that we have to take the point on the perpendicular bisector। We will take at any other point। Okay, and that point will serve all the purposes, all the 3 purposes को सर्व करेगा, है ना। तो उसमें अगर कंडीशन डालते चले जाएंगे तो एक्सिस का भी निकल जाएगा वहां से, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का उसका भी निकल जाएगा, एक्सियल वाला भी निकल जाएगा और परपेंडिकुलर वाला भी निकल जाएगा। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जब एक्सिस का निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड,
उसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में था, ठीक है। और लेकिन जब इक्वेटोरियल प्लेन में निकाला तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का ऑपोजिट। ये जरूर याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at axial point is along the direction of dipole moment, whereas the direction of electric field at a point on the perpendicular bisector is opposite to opposite, ऐसे है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये डाइपोल हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ऐसे है ना। ये याद रखना है, अगर डायरेक्शन गलत हो गया तो फिर मार्क्स कट जाएगा। ओके, सपोज देयर इज अ पॉइंट कहाँ लो, यहाँ ले लेता पॉइंट P। इसकी दूरी क्या है, R। इट इज नीदर ऑन द एक्सिस नॉर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई भी एक जनरल पॉइंट P ले लिया, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड क्या होगा, अभी इसको नहीं करेंगे, सॉरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ मान लो ये थीटा है ना। तो ये जो वेक्टर है ना, ये पोजीशन वेक्टर या तो डिस्टेंस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका परपेंडिकुलर करके और एक डाइपोल सोच लेते हैं हम लोग, ऐसे परपेंडिकुलर। और डाइपोल इज सपोज टू बी इन दिस डायरेक्शन, थोड़ा सा नहीं हुआ, ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसका जो P था, ये था P, दिस डाइपोल का। वी हैव सपोज्ड दिस डाइपोल, अनदर डाइपोल इज हियर, है ना। ये Q माइनस Q थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ चला गया माइनस Q डैश कर देते हैं, और यहाँ पे प्लस Q डैश। एक इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो डाइपोल है ना, ये और एक डाइपोल है जिसको थोड़ा सा रोटेट करके बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, नाउ अब ये पॉइंट अगर इसको देखें, ये वाला डाइपोल देखें, तो ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट नहीं, सॉरी एक मिनट, ये डाइपोल नहीं है बेटा, थोड़ा सा गलती हुआ। डाइपोल इसको मान लेते हैं, इसको डाइपोल मान लेते हैं। क्यों मानेंगे डाइपोल, इसको डाइपोल क्यों मानेंगे हम, देखो डाइपोल एक ही है, डाइपोल एक ही है, हाँ डाइपोल एक ही है, लेकिन यहाँ पे उस डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट आ रहा है। अगर ये थीटा है, ये P है, तो बोलो ये कंपोनेंट क्या होगा, P cos थीटा, वेक्टर में P cos थीटा। तो इसका, इस P का ये कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर है, तो P sin थीटा। ओके, then P cos theta serves as a dipole itself. It is a dipole. जब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है तो ये भी डाइपोल की तरह काम करेगा, और दिस इज ऑल्सो अ डाइपोल, इसका भी एक कंपोनेंट। अभी P को भूल जाओ, P अभी यहाँ पे आ गया, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ दिस P, so this is also supposed to be a dipole, and this is a perpendicular component of P, so this is also supposed to be a dipole। अच्छा, अब इस डाइपोल को देखेंगे और इस पॉइंट को देखेंगे, तो ये पॉइंट कहाँ पे है, डाइपोल का एक्सिस में है, डाइपोल का एक्सिस में है ना। तो एक्सिस का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे एक फील्ड आ जाएगा, और एक्सिस का फॉर्मूला क्या होगा, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, ऐसे है ना। डाइपोल मोमेंट नहीं, डाइपोल मोमेंट ऐसे आएगा, ऐसे। इसके लिए ये डाइपोल खुद ही है, अब इसको भूल जाते हैं, बीच वाले को भूल जाते हैं, ये खुद ही एक डाइपोल है, तो एक्सिस में उसका फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल का डायरेक्शन में आएगा, ऐसे, ठीक है। तो मैं ये इसको मिटा देता हूँ, इसमें ऐसे आ जाएगा, ऐसे ये आ गया, ठीक है। ये हो गया ई एक्सियल हो गया, अच्छा।
यहाँ पर पॉइंट पी है, पी एक्सियल, और ये डायपोल जो है, ये डायपोल है ना, इसका डायपोल का डायरेक्शन ये है। दिस डायपोल विथ रेस्पेक्ट टू दिस डायपोल, दिस पॉइंट इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है ना। सो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इस ऐसे जा रहा है, ये डायरेक्शन, और ये ऐसे आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन इज ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट। समझ में आया? तो और एक बार समझते हैं। We have been given a dipole and we have been given a point at any general point at a distance of r, which makes an angle theta with the given dipole. Okay. Now हम दो डायपोल नहीं सोचेंगे, छोड़ो उसको। Now if you find a component of this dipole moment, then one component will be p cos theta along this direction. That means this becomes a dipole moment, and another component of p vector is p sin theta, and this is in this direction. This also act as another dipole. So two dipole हो गया। So point P is on the axial point with respect to this dipole p cos theta, है ना, and point P is on the perpendicular bisector or on the equatorial point, equatorial point with respect to this dipole। तो दोनों का निकाल देंगे और यहाँ से इसका आ जाएगा रिजल्टेंट, यहाँ पे ई नेट आ जाएगा। ये ई एक्सियल हो गया और ये इसको मिटा देते हैं, ई परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया हमारा ई नेट, ये हो गया ई नेट। बस इतना कंसेप्ट को समझना है। पहले क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू, फिर डायपोल मोमेंट थीटा आ गया, इसका ये कंपोनेंट पी कॉस थीटा, इसका ये कंपोनेंट पी साइन थीटा। दिस इज एक्टिंग एज अ डायपोल, दिस आल्सो एक्टिंग एज अ डायपोल। पॉइंट पी इज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस डायपोल एंड पॉइंट पी इज इन द इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ दिस डायपोल। दोनों का निकाल देंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या, लेट P be any point such that any point at a distance of r from the center of the given डाइपोल का नाम दे दो ए बी, डाइपोल ए बी, है ना। so that नहीं, ए बी एट डिस्टेंस आर लिखा है, ठीक है, such that angle between r vector एंड पी वेक्टर। आर वेक्टर मीन्स जो इसका डिस्टेंस है, उसका अगर वेक्टर से डिनोट करें तो आर वेक्टर हो जाएगा। ये पी वेक्टर का एंगल कितना है, एंगल बिटवीन इज थीटा, ये लिखना है ना। अच्छा, नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पी इज P cos theta, है ना, P cos theta, that is along r vector। देखो r vector के along में है, ठीक है। अच्छा, फिर vertical component of P vector is P sin theta along क्या है, परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, along परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ये देखो, ये आर वेक्टर का परपेंडिकुलर में है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, P sin थीटा
and P cos theta act as two independent dipoles. Independent P sin theta and P cos theta act as two independent dipoles. ये दोनों ठीक है. अच्छा, point P is on the axis of dipole. किसके एक्सिस में है पॉइंट P? P cos theta का डाइपोल P cos theta and on the equatorial plane of किसका इक्वेटोरियल में है? इसका इक्वेटोरियल में है पॉइंट P ऑफ P sin theta. इतना लिखने के बाद अब निकाल देंगे हम लोग E एक्सियल क्या होगा? के क्यू E एक्सियल का क्या था? P था ना, 2P था ना. 2P अपॉन E एक्सियल का क्या था? 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, मतलब के कर देते हैं. ठीक है, के में कर देते हैं 2kp अपॉन r, ये r है ना, r क्यूब. और E परपेंडिकुलर इसके लिए ये P नहीं होगा, सॉरी, हाँ P नहीं होगा, P cos थीटा हो जाएगा. सिर्फ P नहीं आएगा, ये इसका जो P है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो P cos थीटा है ना. P तो किसका था? इसका था, ओरिजिनल वाले का, है ना. इसका जो है वो P cos थीटा है. ओके, और इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ kp बाई आर क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा. ये हो गया. अच्छा, अब ये इधर, अब इसका ये राइट एंगल है यहाँ पे, परपेंडिकुलर दिस, परपेंडिकुलर टू दिस, क्योंकि दिस परपेंडिकुलर टू दिस, तो दिस परपेंडिकुलर टू दिस, तो ई नेट क्या आ जाएगा? ई नेट आ जाएगा हमारा रूट ओवर पाइथागोरस का थ्योरम, ओके. तो क्या आ जाएगा? 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब होल स्क्वायर प्लस 2kp प्लस kp sin थीटा अपॉन r क्यूब होल स्क्वायर. बोलो समझ में आया? E नेट इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2kp cos थीटा बाय r क्यूब होल स्क्वायर प्लस, और इसका क्या हो रहा है? kp sin थीटा बाय r क्यूब होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करेंगे. इतना मिटा दिए, डायग्राम नहीं बनाएंगे भाई. p sin थीटा, ठीक है, डायग्राम नहीं मिटाएंगे. अब करते हैं E नेट इज इक्वल टू, चलो यहां से के पी बाई आर क्यूब कॉमन आ रहा है, अंदर ही अंदर कॉमन आ रहा है, उसका स्क्वायर भी है, बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा. ठीक है, क्या आ गया? के पी आर क्यूब. समझ में आ गया? जब अंदर था तो के पी का होल स्क्वायर था, बाहर निकला तो होल स्क्वायर नहीं हुआ. अच्छा, जब अंदर था आर क्यूब का होल स्क्वायर था, बाहर निकला तो होल स्क्वायर नहीं रहा, रूट से कट गया. अच्छा, अब रूट के अंदर क्या बचा? के पी, ये तो आ गया 2 cos थीटा होल स्क्वायर, यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस के पी और आर क्यूब आ गया बाहर, तो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पे एक छोटा सा करना है, के पी बाई आर क्यूब रूट ओवर, यहाँ से एक cos स्क्वायर थीटा उधार लेके उसको दे दो. यहाँ से एक cos स्क्वायर थीटा इसको दे देने से क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1. यहाँ कितना बचेगा? 3 cos स्क्वायर थीटा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. दिस इज द एक्सप्रेशन, मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन.
अब के की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बुक के जैसा बना दो अगर बुक में है तो P अपॉन 4 पाई P के ऊपर में यहाँ ऐसे लिख दो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और यहाँ पे लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब हो गया। एट एनी जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट इज दिस। समझ में आया? एक एक्सियल पॉइंट P पे किसकी वजह से? इस डाइपोल की वजह से, है ना। इस डाइपोल के रेस्पेक्ट में P पॉइंट कहाँ है? एक्सिस में है, तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp cos थीटा बाय r क्यूब। हमारा उसका डेरिवेशन देख लेना 2kp आ जाएगा। हाँ, और उसको k को हमने क्या किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन किया था। नहीं करने से भी चलेगा k में रखना, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो k का वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं। तो एक्सियल आ गया वो, और इसका परपेंडिकुलर ये P पॉइंट किसका परपेंडिकुलर है? ये वाला डाइपोल का, है ना। ये वाला डाइपोल के लिए ये पॉइंट कहाँ पे है? इक्वेटोरियल प्लेन में, परपेंडिकुलर में है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ऐसे। तो एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, तो बीच का निकल गया E नेट। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल है। बीच का E नेट कैसे आ गया? पाइथागोरस का थ्योरम लगा के, है ना। क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 तो 0 होता है, इसलिए वो नहीं, वो टर्म चला गया। सो दिस इज द थिंग, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी वी नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। डायरेक्शन हम क्या करेंगे? इसको हम अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है उसको यहाँ ड्रॉ करते हैं। इमेजिन करो, ड्रॉ कर दिया। अगर ये E परपेंडिकुलर है तो ये भी E परपेंडिकुलर, और ये वाला E एक्सियल, है ना। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? tan अल्फा इक्वल्स टू E परपेंडिकुलर बाय E एक्सियल। तो इफ अल्फा बी द एंगल between E net and E axial, then tan alpha is equal to E perpendicular upon E axial. E perpendicular upon E axial. E perpendicular क्या था? E perpendicular upon E axial. समझ में आया? Perpendicular by base tan alpha. What is E perpendicular? Kp sin theta by r cube. Kp sin theta by r cube into, उसको उल्टा कर देना है एक्सियल वाले को। एक्सियल में क्या है? 2kp cos theta by r cube, तो ये r क्यूब ऊपर चला जाएगा, r क्यूब 2kp cos theta। देखो क्या आया? r क्यूब कैंसिल, kp कैंसिल, तो क्या बचा? tan अल्फा इक्वल्स टू क्या बचा? sin थीटा बाई हाफ sin बाई cos tan, हाफ tan थीटा, हाफ sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, हाफ tan थीटा। तो यहां से अल्फा निकाल लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ दिस, है ना। तो अल्फा यहाँ पे इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ हाफ tan थीटा। अब बच्चों को लग रहा होगा कि ये इसका वैल्यू कैसे निकालें? अरे भाई, थीटा का वैल्यू दिया रहेगा न्यूमेरिकल्स वगैरह में, थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, ये आर का वैल्यू भी दिया रहेगा, कितना दूर में है, क्यू, ये चार्जेस भी दिए रहेंगे, चार्जेस आल्सो विल बी गिवन, थीटा आल्सो विल बी गिवन, आर विल बी गिवन। तो अगर आर दिया हुआ है, आर दिया, पुट कर दो, पी क्यू दिया हुआ है, और लेंथ, इसका लेंथ भी दिया रहेगा, लेंथ, ठीक है, डाइपोल का लेंथ भी दिया रहेगा, ठीक है। तो लेंथ अगर दिया है तो P निकल जाएगा, डाइपोल मोमेंट, है ना। K का वैल्यू तो पता ही है, और cos थीटा, cos थीटा, थीटा का वैल्यू जब दिया है मान लो 45 डिग्री, तो cos थीटा का निकल जाएगा। उसी तरह से इसका भी निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद यहाँ पे लगा दिया, है ना, यहाँ पे लगा दिया। कहाँ पे
इसका ये वैल्यू मान लो यहाँ 10 आया, मान लो यहाँ पे 15 आ गया, तो 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इस तरह से। अगर थीटा और क्यू और आर अगर दिया हुआ है और इसका लेंथ दिया हुआ है तो हम अलग अलग से इसका वैल्यू निकाल के फिर रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन डेरिवेशन में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा डेरिवेशन में। तो फाइनल आंसर हमारा कौन सा आया, ये आया फाइनल आंसर, है ना। और उसका डायरेक्शन के लिए अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, मतलब दिस रिजल्टेंट इज एट एन एंगल ऑफ अल्फा विथ ई एक्सियल। रिजल्टेंट ई नेट इज एट एन एंगल ऑफ अल्फा विथ ई एक्सियल, व्हिच वैल्यू इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा। या थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, है ना, पुट कर दिया इधर, तो कुछ ना कुछ आएगा, हाफ आ जाएगा, tan इनवर्स उसका निकाल देंगे। हाँ, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। tan इनवर्स मान लो ये टोटल वैल्यू आपका आ गया, tan थीटा का 45 होता है तो 1/2 आ गया, मान लो यहाँ पर 1/2 आ गया, तो ऐसे छोड़ देना है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। सो द डायरेक्शन, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 1/2 विद द ई एक्सियल। ऐसा करके करना है। तो ये आज हमने दो डेरिवेशन किया, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये वाला जो है एनसीईआरटी बुक में ये नहीं है, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकते, है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके। अब किसी मतलब सोचा होगा कि शायद बच्चों ने प्रैक्टिस किया हो, इस तरह से क्वेश्चन पूछ भी सकता है। और otherwise this question is for higher things like joint entrance, JEE and NEET, all these things, okay, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब बोर्ड एग्जाम के लिए वो दोनों जो पहले हमने जो दो किया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी करके रखना है, बाई चांस अगर आ गया तो फिर कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, एक डायपोल दिया हुआ है, हाँ, एक पॉइंट दिया हुआ है, जनरल पॉइंट, उसका एक पोजीशन वेक्टर ले लिया और एंगल दिखा दिया थीटा, सपोज एंगल विद थीटा, ओके। देन अब इस पी का यहाँ पर दो डायपोल है, ऐसा मत सोचो, पहले सोचो कि पी का हमको क्या करना है, कंपोनेंट निकालना है, दैट्स इट। पी का एक कंपोनेंट यहाँ निकाल दिया, यहाँ निकाल दिया, उसके बाद सोचा कि ये डायपोल बन गया, ये भी एक डायपोल बन गया। तो इस डायपोल, अगर ये डायपोल बना है तो पी पॉइंट इज ऑन द एक्सियल, ऑन द एक्सिस, so E axis निकल जाएगा। and if this is also supposed to be a dipole, है ना, dipole, then P point is on the equatorial plane, और उसका E perpendicular निकाल दिया और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया। इस तरह से इसको ग्रास्प करना है। हाँ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। अब मुझे एक चीज बोलना है कि पॉइंट डाइपोल भी होता है कभी कभी। पॉइंट डाइपोल ये क्या होता है बच्चों, पॉइंट डाइपोल, वी नो दैट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, ओके। अब सोचो ये 2A जो है ना, ये डिस्टेंस को और छोटा मतलब बहुत पास में लेके आया, दोनों चार्ज को बहुत पास लेके आया, मान लो एक ही जगह लेके आया, -Q + Q एक ही जगह लेके आया, बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रह गया डिस्टेंस। लेकिन P अगर कांस्टेंट लाना है और ये इसको बहुत छोटा करते हैं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर फाइनाइट, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू ऑफ P, है ना, इफ 2A tends to 0, then Q tends to infinity। अगर 2A बहुत ही छोटा हो जाता है, ये गैप 0 जैसा हो जाता है, 0 नहीं हो रहा है, 0 जैसा, 0 के नजदीक हो रहा है, तो Q इंक्रीज होके बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये Q भी आ गया, ये Q भी आ गया, इंक्रीज हो गया, है ना, इन Q will become infinity। At this situation, this dipole is called point dipole।
point dipole when 2a is reduced to 0 almost, ओके ऑलमोस्ट, तो दोनों एक ही पॉइंट में आ गए, इसलिए पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट में आ गए, एक पॉइंट हो गया, पॉइंट डाइपोल है ना। तो इस ये करना क्यों पड़ता है, p को कांस्टेंट रखने के लिए अगर 2a को हम घटा देते हैं तो q को बढ़ाना पड़ेगा, q बढ़ के कहाँ पहुंचेगा, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा इस तरह से। हाँ, अगर ये जीरो होता है, ये जीरो होता है तो इसको इन्फिनिटी बनना पड़ेगा, तो तब जाके ये फाइनाइट वैल्यू आएगा इसका, ठीक है। तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, जीरो इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी है ना, जीरो इक्वल्स टू 1 बाई इन्फिनिटी, ये वाला ये जीरो था, इसको जीरो मान लिया था तो 1 बाई इन्फिनिटी, और ये इसको अगर हम इन्फिनिटी करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, देखो q को कर दिया हमने इन्फिनिटी और 2a बन गया, 2a जीरो बन गया, जीरो मतलब 1 बाई इन्फिनिटी कट हो गया, तो एक फाइनाइट आंसर आ गया, ठीक है। तो समटाइम्स दैट लॉजिकल क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट इज पॉइंट डाइपोल एंड व्हाट इज इट्स एक्सप्लेनेशन, इस तरह से, ओके। सो this is done. Now one more important topic is coming up, that is electric flux. Remember, my dear students, electric flux is very important to understand Gauss law, and Gauss law is very important to find out electric field of different charged materials of different shapes, okay. So in the next video I will come with electric flux and Gauss law, okay. So thank you very much. So bye.